Welcome to the 13th part of 300 important questions for SEBI General Examination 2024. Hello everyone, my name is Pratik Taldar, and in the last question we were discussing about the fact which index is recognized as the primary benchmark for the performance of stocks listed on the BSE, that is Bombay Stock Exchange. तो सबने करेक्ट आंसर दिया था कमेंट्स में, दैट इज सेंसेक्स, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. सो अर्लियर AS6 हुआ करता था डेप्रिसिएशन के लिए, फिर उसको हटा दिया गया और AS10 के साथ जो कि अभी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके साथ आपके डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को भी मर्ज कर दिया गया है. तो AS10 इज द करेक्ट आंसर हियर. Which is the amount by which the carrying amount, say for example we are carrying a machinery on 1 lakh in our balance sheet, so the carrying amount of the asset exceeds the recoverable value. अभी हमको पता चल रहा है कि उसके सिर्फ 60,000 ही आ रहे हैं, पर हम उसको कैरी तो 1 लाख रुपीस पे कर रहे हैं. ऐसे केस में 40,000 जो होता है आपका, ये इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है. ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. कैरिंग अमाउंट अगर बढ़ गया रिकवरेबल अमाउंट से तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, उसको इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग टेक्निक्स ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द फिक्स्ड कॉस्ट एज द प्रोडक्ट कॉस्ट. तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल को दोनों को प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यहाँ पे हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है. यूनिट्स में 13 से 15 हो गया है, मतलब 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आ गया है, और टोटल कॉस्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो 300 रुपीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट आ गया है. दैट मीन्स कि हर यूनिट पे 150 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में. दैट मीन्स 150 रुपीज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईयर. वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फिक्स कॉस्ट ईयर. अभी 13 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट 2450 आती है. इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 13 यूनिट्स इंटू 150 पर यूनिट. हर यूनिट पे 150 रुपए की कॉस्ट आ रही है, मतलब 1950 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई. तो बची हुई और कुछ नहीं, आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है 500 रुपीज. सो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. अच्छा, आप इसको चेक भी कर सकते हो. 15 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा के देखना, सेम आंसर आएगा 500 रुपी. ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीन्स such share capital as is authorized by the memorandum of the company to be the maximum amount of share capital of a company. मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल कंपनी का हो सकता है? तो वो नॉमिनल कैपिटल हो सकता है. ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. नॉमिनल कैपिटल के अंदर से ही हम कुछ ना कुछ इशू करते हैं, फिर जो इशू करते हैं उसके अंदर से पब्लिक सब्सक्राइब करती है. सब्सक्राइब कैपिटल में से जो पैसा हम बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, नॉमिनल कैपिटल. Under the Companies Act, what is the notice period for the purpose of calling board meeting which should be sent in writing to every director at his address registered with the company? तो अच्छा, बोर्ड मीटिंग अभी हमको बुलानी है तो क्या करना पड़ेगा? उनको राइटिंग में सेंड करना पड़ेगा हर डायरेक्टर को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, राइट? तो कितने दिन का उनको नोटिस पीरियड देना कम से कम जरूरी है? सो नॉट लेस देन 7 डेज का जरूरी है. कम से कम उनको 7 डेज पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है एज पर सेक्शन 173. E is the correct choice here. Next question, how are the bond prices and interest rates are related? यहां पे पूछा गया कि बॉन्ड प्राइस का और इंटरेस्ट रेट्स का क्या रिलेवेंस है. सो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल इनवर्स होता है. जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही होती है तो आपकी बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है, एंड वाइस वर्सा. सो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है. इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से ये स्टेटमेंट लिए गए आपके. So the first statement is the supply of a commodity increases as the price increase. तो क्या सप्लाई बढ़ जाती है जब प्राइस बढ़ जाती है? ये स्टेटमेंट दिख रहा है कि ट्रू है. नेक्स्ट इज द सप्लाई कर्व फॉर लेबर टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड. दिस इज फॉल्स. पेरिशेबल commodities often exhibit a direct relationship with the price and the quantity supplied. This is again false. उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. E is the correct choice here. नेक्स्ट इज द ERG थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ. ये क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया. तो ERG थ्योरी जो होती है वो मोटिवेशन की थ्योरी है. सी इज द करेक्ट चॉइस हियर.
ERG थ्योरी का क्या था, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन इज द निफ्टी 50 इंडेक्स रीबैलेंस। तो आप सबको पता है निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, इसकी रीबैलेंसिंग होती है। कहने का मतलब कुछ स्टॉक्स इसके अंदर से हटा दिए जाते हैं और नए स्टॉक्स को जोड़ दिया जाता है, उसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये कितनी जल्दी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join IXAMBI and prepare 50% faster.